हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए जैसा आप सभी को पता है अपना जो सेशन चल रहा है यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर, जो हम पढ़ रहे हैं अब रिवीजन टॉपिक वाइज। आपका आज का जो टॉपिक रहेगा जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओवरव्यू हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ यूनिटीज इन इंडिया। ठीक है, और आपके सिलेबस में दे रखा है इन्होंने भारतीय स्वास्थ्य, हिंदी में लिखा है भारतीय स्वास्थ्य का बाहरी रूप एवं योजना, इंग्लिश में यही लिखा है जो हम यहाँ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो इसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं, थियरी और थियरी के साथ साथ MCQ। देखिए आपके सिलेबस में 38 टॉपिक देख के रखा है, 38 टॉपिक दिया गया है जिसका टॉपिक नंबर 2 है 2/38 आज की वीडियो में, और ये पार्ट 1 है। ठीक है, इस टॉपिक का पार्ट 1 है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है आपका, तो 2-3 पार्ट इसका आएगा पूरा चीज़ कवर करने के लिए। तो अभी हम सरल और आसान भाषा में देखने वाले हैं, सारा कंसेप्ट दिमाग में आपके जाने वाला है और पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि भैया आप 40 से 50 मिनट इस वीडियो का समय दें, आसानी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन या भी जो भी डाउट रहेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सरल और सहज भाषा में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं 2 कैमरे की मदद से आपको डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग देने के लिए 2 कैमरे, वैसे नहीं तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही चीज़ें कर सकता था, लेकिन आप बोलते हैं कि बोर्ड पे आके समझाएं ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसके लिए मैंने 2 कैमरे का इस्तेमाल किया है। एक मोबाइल में जो भी आपको मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ, तो ये जो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिखने के लिए मैं आपको, और स्क्रीन रिकॉर्ड ये ऑन हुआ है तो इसलिए ये बार बार नीचे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस दे रखा है आपको पता ही है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप 2 नंबर पे आप जाएंगे, आपका नोटिफिकेशन जिस दिन आया था वैकेंसी का अक्टूबर 14 अक्टूबर को, तो वहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है साथ में, तो लिखा गया है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप एवं योजना। हम यही पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम स्वास्थ्य के निर्धारक तो पढ़ चुके हैं, रिवीजन के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर वो नहीं देखें आप तो उसको भी जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, ये आपका मेन जो टॉपिक है यही है। ठीक, इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है भारतीय स्वास्थ्य का बाहरी रूप एवं योजना। ठीक है, अब देखिए भाइयों तो है नहीं, आप बहन ही है, तो यहाँ पे बहन देखिए, बहन लोग, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक तरफ विज्ञान चांद तक पहुँच गया है, और लेकिन दूसरी तरफ गांव के मोहन चाचा है ना, आज भी झाड़ फूक से बुखार ठीक करवा रहे हैं। तो उन्हीं मोहन चाचा के लिए हम आज उनको समझाने वाले हैं कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है और योजना क्या है। सब कुछ मोहन चाचा के लिए ही है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। जहाँ पे हमारा विज्ञान आज चांद तक पहुँच रहा है, चांद तक पहुँच रहा है, वहीं पे मोहन चाचा को अभी झाड़ फूक से ही बुखार ठीक करवाना गांव में भी चलता है। पीलिया ज्वाइंटिस होता है, बोलते हैं ये झाड़ता है, झाड़ देगा। ठीक है, पाइल्स की समस्या आप देखते होंगे, बोलते हैं झाड़ता है, जाके झड़वा लीजिए। और यहाँ पे जो पथरी होती है ना, पेट में पथरी स्टोन रहता है, उसका भी झाड़ फूक चल रहा है। तो यही सब चीज़ें इन्हीं लोगों के लिए आज हमको समझना होगा कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है और उसकी योजना क्या है। ठीक है, क्लियर हम करेंगे सब कुछ। मतलब भारत की सेहत की हालात कुछ जगह पर टनाटन, भारत की सेहत की हालात कुछ जगह पर टनाटन और कुछ जगह पर एकदम टनाटुन मतलब समझ ही रहे ना। अब चलिए, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ हम मुख्य 6 भाग को समझते हैं। ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ें हैं उन 6 भागों को देखने वाले हैं, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। ऑलरेडी डिटेल में थियरी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ये रिवीजन वाली क्लास है, और इस रिवीजन में एक भी टॉपिक छोटा चीज़ कवर करेंगे, लेकिन एक भी मिस नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आप ध्यान रखें, आपको हेडिंग में लिखना है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं को, ये चीज़ हेडिंग में लिखना है। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला है संक्रामक रोग समस्याएं, इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, अब आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा संक्रामक रोग है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो भाई नहीं, बहन लोग, ये वो बीमारी है, संक्रामक रोग समस्या वो बीमारी है जो इंसान से दूसरे को लग जाती है, कि इंसान से दूसरे को लग जाती है, मतलब बीमारी का व्हाट्सअप
फॉरवर्ड है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड मतलब समझते हैं, जैसे कि आपके पास अभी यूपी SSC एनएम का एग्जाम डेट आ गया, ठीक है, आपके पास वो जानकारी आई, तुरंत आपने व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दिया दूसरे लोगों को, फिर वो दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे सभी को हो जाता है, सभी को पता हो जाता है। उसी प्रकार यह संक्रामक रोग भी है, संक्रामक रोग भी है। एक लोगों से दूसरे लोग, दूसरे लोगों से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, छठे से सातवें, आठवें से 10वें, ऐसे पता चलता है। पूरा ब्लॉक से पूरा जिला, पूरा सब कुछ चपेट में आ जाता है इसे संक्रामक रोग से, ठीक है। तो संक्रामक रोग क्या है आपने समझ लिया किस तरीके से फैलता है। अब इनका नाम क्या है संक्रामक रोग के, जैसे कि पहला हुआ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया हुआ, टीबी हुआ, ये सभी संक्रामक रोग। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा संक्रामक रोग है। ऑप्शन से मलेरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऐसे करके देगा, ठीक है। तो आपको संक्रामक रोग को ये सारा ध्यान में रखना है। डेंगू हुआ, ठीक है, कुष्ठ रोग हुआ, फाइलेरिया हुआ, हैजा, अतिसार, डायरिया हुआ, एड्स हुआ, यौन संचारित रोग हुआ, ठीक है। और फैक्ट जान लीजिए इसके पीछे फैक्ट क्या है, संक्रामक रोग के पीछे फैक्ट। भारत में 54% मौतें संक्रामक बीमारियों से होती है। कितना? 54%। क्योंकि ये पुराना डाटा है, नया डाटा नहीं है जो आपकी किताब में लिखा गया है, जो आपकी भर्ती परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो 54% मौतें संक्रामक बीमारियों से होती है। क्या होती है क्योंकि गरीबी है, भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, साफ सफाई का टूटा है, ठीक है, जागरूकता का अभाव है, जागरूकता की कमी है, और सबसे बड़ा कारण लापरवाही है। लापरवाही बहुत बड़ा कारण है, जो झाड़ फूक करने के चक्कर में इलाज सही से नहीं करवाते हैं, या फिर कि छोड़ देते हैं, अरे नॉर्मल नहीं है, ठीक तो हो ही जाएगा। ये आम बात हो जाता है कि अरे ये तो आम बात है, नॉर्मल ही है, ठीक ही हो जाता है, ज़्यादा दवा करेंगे तो नुकसान होगा। अरे भैया इलाज नहीं करवाओगे आप मर जाओगे, ठीक है। वो सही है कि ज़्यादा दवा खाने से या दवा इलाज करवाने से आप नुकसानदायक होगा, ये भी है, ठीक है। ये भी चीज़ को आता है कि अरे ज़्यादा दवा खाने से नुकसान होता है, ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ये भी बात बोली जाती है। तो ये लापरवाही सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। अब इन रोगों का असर क्या है भैया, इन रोगों का असर जीवन प्रत्याशा, इन रोगों का असर क्या हो रहा है, इन रोगों का असर देखिए, जीवन प्रत्याशा घट जाती है, लोग जल्दी मर जाते हैं, मृत्यु दर बढ़ जाती है, और देश की सेहत की रैंकिंग गिर जाती है। WHO वाले भी बोलते हैं अरे यार इंडिया थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है, WHO वालों। हालांकि अब तो हम लोग बहुत सुधर गए हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ठीक। असंक्रामक रोग समस्याएं, अब देखिए हम पढ़ेंगे दूसरा, हमने बताया अच्छा कारक हैं, तो पहला हमने देख लिया संक्रामक रोग, दूसरा हम देख रहे हैं असंक्रामक रोग समस्याएं। असंक्रामक रोग समस्याएं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में यह बीमारी ऐसी होती है जो खुद से होती है, मतलब आपके खान पान, लाइफ स्टाइल या जीन्स की देन है। मतलब ये असंक्रामक रोग ऐसा है कि भैया ये खुद से होती है, मतलब आपके खान पान, लाइफ स्टाइल, जैसे क्या सर, डायबिटीज़ कैसे होता है, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, काम धाम नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं, ठीक है। कैंसर हुआ, कैंसर, दारू का सेवन, सिगरेट का सेवन, गुटखा का सेवन कैंसर का रूप दे रहा है। हृदय रोग, हार्ट डिजीज़ वही चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये धीरे धीरे आती है लेकिन बहुत महंगी पड़ती है। अब आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा असंक्रामक बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन दे देगा कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़, इनमें से सभी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में पोषण संबंधी समस्याएं। पोषण संबंधी समस्याएं जैसे क्या सर, पोषण संबंधी समस्याएं में जैसे क्या, पोषण संबंधी समस्याएं जैसे कि भोजन नहीं मिलेगा तो बीमारी झेलनी ही पड़ेगी, ठीक है। भोजन नहीं मिलेगा तो बीमारी झेलनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मुख्य पोषण समस्याएं क्या हुआ, कुपोषण हुआ। कुपोषण में बच्चों की हड्डियाँ का ढांचा बन जाता है, ठीक है, कुछ और चीज़ नहीं रहता, केवल हड्डी ही बची रह जाती है, तो वो कुपोषण का कारण है। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी खासकर महिलाओं में देखी जाती है, ठीक है, खासकर महिलाओं में। विटामिन की कमी, आंखें कमजोर, दिमाग सुस्त, ठीक है। प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, पीएम, शरीर की ताकत नहीं मिलती है, ये सारे हैं जो पोषण के कारण होते हैं। अब कुछ पर्यावरणीय कारण समस्याएं, पर्यावरणीय स्वच्छता समस्याएं, वो कौन कौन से है भैया, पर्यावरण जहाँ गंदगी वहाँ बीमारी बैठती है। जैसे कि गंदा पानी से हैजा और अतिसार होता है, डायरिया होता है। कूड़े कचरे से मच्छर पनपते हैं, मलेरिया डेंगू का घर है, ठीक है, मलेरिया डेंगू का घर है क्या, कूड़ा कचरा, ठीक है, कूड़ा कचरा, मच्छर पनपते हैं जिनमें मलेरिया रहता है, डेंगू रहता है, इनका घर ही हो गया कूड़ा कचरा। खुले में शौच, ठीक है, संक्रामक का राजपथ है। पांचवा में क्या, चिकित्सा सुविधा संबंधी समस्याएं।
अस्पताल है लेकिन इलाज नहीं, अस्पताल तो बहुत सारे हैं लेकिन इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। यहाँ सब कुछ है लेकिन लोगों की जानकारी नहीं है। यदि सब कुछ है, व्यवस्था है, लेकिन लोगों की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो ये भी समस्या है। गांव के लोग को शहर की ओर भागते हैं इलाज के लिए और फिर वहाँ भी भीड़ में फंस जाते हैं। आप भी अपने बड़े शहर में कहीं भी जाते हैं बड़े डॉक्टर को दिखाने तो लंबी सी लाइन लगी रहती है भैया, सुबह का नंबर शाम को आता है, ये हाल है इस समय। और छठा कारण क्या, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो और फिर चार निकल जाते हैं। बोलते तो सर हम दो हमारे दो, लेकिन चार हो जाते हैं। जनसंख्या ज़्यादा, हर सुविधा पर दबाव। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो हर सुविधा पे दबाव, रोजगार हो, शिक्षा हो, हर एक चीज़ पे ज़्यादा दबाव रहेगा। बेड कम, डॉक्टर कम, टीका कम, सब कम, ठीक है, जनसंख्या की दिन है। बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिलता है, एनीमिक हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं जनसंख्या की। अब भारत की प्रमुख संक्रामक बीमारियों को विस्तार से हम समझेंगे। मलेरिया, ठीक है, मच्छर काटा तो बुखार आया, मलेरिया भाई नमस्ते कहते हैं ना, मलेरिया भाई नमस्ते, मच्छर काटा तो मलेरिया भाई नमस्ते। तथ्य क्या है, 1950 तक ये भारत की सबसे बड़ी बीमारी थी। कौन, मलेरिया। 1950 तक ये भारत की सबसे बड़ी बीमारी थी। 1958 में सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, मच्छरों की सामत आ गई, ठीक है। जब ये कार्यक्रम चलाया तो भैया मच्छरों की सामत आ गई, मच्छर खत्म होने लगे। फिर भी 2006 में देखा गया तो लगभग 1.67 मिलियन केस और 1487 मौत दर्ज की गई इसी मलेरिया के कारण, ठीक है। तो अभी दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, टीबी। क्षय रोग, छींकते खांसते हुए टीबी फैल जाता है। तथ्य क्या है इसका कि हर 1000 लोगों में 4 टीबी से ग्रसित हैं, हर 1000 लोगों में 4 टीबी से ग्रसित हैं। 1970 में 10,000 लोगों में से भैया 80 लोग मरते थे टीबी से 1970 में, लेकिन राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में ये संख्या 1963 में घटकर 53 हो गई है। कहाँ पे भैया 80 लोग, कहाँ पे फिर ये 53, मतलब काम अच्छा किया गया, ठीक है। अब देखिए सरकार ने डॉट्स प्रोग्राम चलाया, दवा फ्री में दी और ठीक हो जाओ ये बोला गया। और उसके बाद डायरिया के बारे में देखेंगे। डायरिया में क्या है, पेट खराब, खतरे की घंटी, खासकर बच्चों में पेट खराब हुआ तो खतरे की घंटी बच्चों के लिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना डायरिया, ठीक है। हर साल लगभग 80.27 लाख बच्चे मर जाते थे अतिसार से, ठीक है। कारण क्या है भैया, इसका कारण ये है, पहला कारण कि गंदा पानी, अस्वच्छ भोजन, साफ सफाई का कमी, ठीक है, अभाव। और ORS जीवन रक्षक है, ORS के बारे में जानकारी नहीं था कि ORS क्या है, तो ये भी मेन रीजन था। और चौथा पॉइंट में देखेंगे कि संक्रमण, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसमें क्या, इसमें नाक का बहना, बुखार, खांसी और फिर सांस फूलना। इसमें बच्चों में भी ये मृत्यु का कारण बना, ठीक है, बच्चों में भी ये मृत्यु का बड़ा कारण बना। घर में धुआं, ठंडी हवा, वायरल इन्फेक्शन, सांस की समस्या। ये मैं जो दिया हूँ याद करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बताया हूँ, ठीक है, एरो बना के यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि घर में धुआं, ठंडी हवा, वायरल इन्फेक्शन, सांस की समस्या, मतलब ये आपका सांस संबंधी समस्या है जो। अब देखिए कुछ रोग में क्या, चमड़ी की बीमारी, लेकिन छूने से नहीं फैलती है। तथ्य क्या है इसके पीछे, 2006-07 में लगभग 1.38 लाख नए केस दर्ज किए गए, ठीक है, इसी का कुष्ठ रोग का। अब तो हर जिले में मल्टी ड्रग थेरेपी, ध्यान देना है, मल्टी ड्रग थेरेपी लिए कुष्ठ रोग के लिए चला गया था, उपचार फ्री में उपलब्ध है। प्रति 10,000 में केवल 0.74 लोग पाए जाते थे, मतलब अब बहुत सुधार हुआ है, ठीक है, कुष्ठ रोग का। अब निष्कर्ष हम निकालते हैं, जो अभी सब कुछ पढ़े इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि भारत में बीमारियों की भरमार है लेकिन समाधान भी है। अगर सरकार, समाज और हम सब मिलकर साफ सफाई रखें, सही खान पान रखें, समय पर इलाज करें तो भैया लोगों को जागरूक करें और बीमारी चुटकी में हरा सकती है। सारा काम अगर हम करें तो बीमारी को चुटकी में हरा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और एक बड़ा रीजन था पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित समस्या। ये क्या था सर, अब देखिए इसमें यहाँ पे किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मारामारी होती है तो साफ़ सफाई को लेकर, ठीक है। अगर मारामारी हो तो साफ़ सफाई को, पानी पीने लायक नहीं है, मलमूत्र खुले में पड़े रहते हैं, प्लास्टिक हो तो हर गली नाली नाला मैदान में बिखरी पड़ी रहती है। आप भी करते हो, हम भी करते हैं। प्लास्टिक सही तरीके से उसका निस्तारण जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ नहीं रहते। लोग सड़क पर चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाली हुआ स्प्राइट का बोतल फेंक दिए रोड पे ही। अब देखिए इससे क्या रीजन हुआ भैया, इससे क्या देखने को मिला कि पीने लायक पानी जो इसकी कमी आ गई है, शौच के लिए साफ़ सुथरी जगह नहीं है, खेत और मैदान ही टॉयलेट बन गया था, कूड़ा कचरा हर जगह फैला हुआ था, प्लास्टिक पॉलीथीन सब कुछ, और जो औद्योगिकीकरण फैक्ट्री का धुआं ये अलग ही है। ये सारी समस्याएं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। अब जैसे किसान क्या कर रहा है, कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, फसलों में खेतों में छिड़का जा रहा है,
जिससे फसल से पहले मच्छर ही खत्म हो जा रहे हैं। गाड़ियों का धुआं हर बस ट्रक से निकलता है, काली का बादल, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अब आजकल क्या है, शोर, ठीक है, डीजे में, अब तो भैया डीजे में एक नहीं दो डीजे, अब जैसे शादी है ना, एक डीजे से इच्छा नहीं भरती है, दो डीजे, एक आगे एक पीछे, दो डीजे लेके जाते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो, मजाक बना के रखो, हमारे पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हो आप। नॉइज पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कार के पर्दे फट जाते हैं यार, इतना तेज बजाते हैं कि खड़े हो जाइए साला 1 घंटे तक तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी रीजन था कि नॉइज पॉल्यूशन, डीजे, हॉर्न, मशीन, कान के पर्दे फाड़ दें। अब जड़ कौन है, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। मेन रीजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट। एक घर में 8 बच्चे, फिर उन्हीं 8 से 80, और सबको चाहिए कि खाना पानी घर शौचालय, तो दिक्कत तो होगी ही भैया। एक जनसंख्या विस्फोट में क्या, एक घर में 8 बच्चे हैं, फिर उन्हीं 8 से 80, और सबको चाहिए खाना पानी घर शौचालय, तो दिक्कत तो होगी ना। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, 8 जगह पे आप 80 कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी ही ना सब चीज़ की। अब देखिए सर्वे के हिसाब से देखा गया कि लगभग 90% गाँव वाले आज भी खेतों में जाते हैं शौच करने, ठीक है। अब तो ये 2014 के बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाएगा तो बहुत कमी हुई कि हर घर शौचालय बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कमी हुई, लेकिन 2006 के मुताबिक देखा, 2006 में जब देखा गया कि 90% गाँव वाले खेतों में शौच के लिए जाते थे, 90%, 2006 की बात है। अब 96% शहरों में पानी मल निस्तारण की सुविधा थी। अब जो शहर वाले थे ये क्या कर रहे थे, 96% ऐसे लोग थे जो पानी में मल का निस्तारण की सुविधा थी, वो मल से ऐसे ही पानी में छोड़ दे रहे थे, लेकिन असल में सिर्फ 52% को ये सुविधा मिली। गांव में तो हर गांव में तो हाल खराब है, सिर्फ 16% की सुविधा मिली, ये भी देखने को था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चिकित्सा सुविधा की समस्या। अब देखिए भारत के हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं है, ये भी चीज़ है। भारत में हॉस्पिटल हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नहीं है। जैसे कि गांव में बीमारी ज़्यादा, इलाज कम, और जो इलाज है वो इतना महंगा है कि मरीज़ सोचता है कि बीमार रह लेंगे, लेकिन लोन लेके या फिर कर्जा लेके हम इलाज नहीं करवा पाएंगे, ये सोचने लगता था। मुख्य समस्या क्या है, ज़्यादातर चिकित्सा पद्धति पश्चात यानी अंग्रेजी वाली, ठीक है, अंग्रेजी वाली जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई थी ये अंग्रेजी वाली थी। इलाज अब सस्ता नहीं, महंगा और पेचीदा हो गया था, और 80% सुविधाएं शहरों में थी, जबकि गांव में 70% आबादी रहती थी। बताइए 70% आबादी गांव में रही है और सुविधा दी जा रही है शहर में। 80% सुविधा शहर में है, गांव में संख्या ज़्यादा है, सुविधा शहर में ज़्यादा है, तो लोग आपको इलाज करवाने जाते थे शहर में कोई समय से नहीं, आधी रात को समस्या हो रही तो शहर नहीं पहुंच पा रहा है, साधन नहीं है या फिर चीज़ें नहीं है, जाने में समय लगता है, वो उस प्रकार से रास्ते नहीं हैं, तो दिक्कत हो रही थी इन सब चीज़ों को लेकर। तो गांव में डॉक्टर, दवा, अस्पताल सब राम भरोसे था, यानी कि जो बीमार है उसके पास डॉक्टर नहीं है, जो सेहतमंद है उसके पास 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं है, ये हाल था। अब देखिए जनसंख्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो जनसंख्या मतलब जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा लोग खा रहे हैं, कहने का मतलब ये है जितना उत्पादन आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग खा रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी ना। तो हर चीज़ की मांग बढ़ी और सप्लाई फेल हर चीज़ की मांग बढ़ी, सप्लाई फेल। जनसंख्या बढ़ने से बढ़ती समस्याएं क्या है। अब देखिए जनसंख्या बढ़ने से क्या, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए जनसंख्या के कारण कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। तो पहला ध्यान रखना है शिक्षा एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा एनवायरमेंटल, और चौथा स्वच्छता। तो ये सभी चीज़ों को देखना है। शिक्षा में क्या, स्कूल में बच्चे ज़्यादा, मास्टर कम हाल हो जाएगा, ठीक है। नौकरी के पीछे, एम्प्लॉयमेंट में क्या, नौकरी के पीछे दौड़ है, लेकिन पोस्ट खाली ही नहीं है, खाली है तो भरा नहीं जा रहा है, ये हाल है। और पर्यावरण में सब खा पी के धुआं छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हाल है। स्वच्छता में शौचालयों में लाइन लग गई है। अभी मुंबई में चले जाइए, आप देखेंगे तो फिलहाल खुले में तो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन है लाइन लगा रहता है। सुबह ऐसे 10-12 लोग, सुबह 12 क्या 50 लोगों की संख्या लाइन लगा के रखती है कि भैया हमारा नंबर आए तो हम शौच करके अपना ड्यूटी पे जाए या फिर अपने काम धाम पे। मुंबई में यह हाल है, मुंबई जैसे सिटी में। अब देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी। अब सरकार भी परेशान थी कि परिवार नियोजन में लगी थी, फैमिली प्लानिंग में लगी थी। हम दो हमारे दो का नारा अब भी पुराना पड़ गया है, ठीक है, अब भी लोग नहीं मानते, अब भी ये पुराना है, हम दो हमारे दो, ठीक है, ये अब भी पुराना है।
तो इन्हीं सब चीज़ को देखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं नीतियों का विकास हुआ। ठीक है, अब यहीं से हम इंटरमिशन करते हैं, अपना इंटरवल आ गया। ठीक है, अब यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब यहीं से यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों को देखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं नीतियों का विकास किया गया। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। यहीं से अब हम स्टार्ट हो जाते हैं, मेन कहानी में आ जाते हैं और अब शुरू करते हैं क्या क्या। तो अब देखिए भैया, इतनी समस्याएं जब सामने है तो सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए योजना आयोग लाया। इसमें कौन कौन है भैया योजना आयोग में? चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन और 8 मेंबर। इन लोगों का काम क्या है? देश में चल रही स्वास्थ्य समस्याओं को समझना, रिपोर्ट तैयार करना और सलाह देना, और फिर नई स्वास्थ्य योजना और नीतियाँ बनाना। अब हम एक एक करके जो योजना, जो नीतियाँ आई है, जिन्होंने किया, जिन्होंने लाया, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और यहीं से आपका कहानी स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बहन लोग, देश में बीमारी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि जनसंख्या बहुत है, पानी साफ नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं, और जो हैं वो महंगे हैं। ठीक है, 1000 रुपये केवल लिखने का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, दवा भी नहीं, इलाज भी नहीं, कुछ नहीं। देखें और दवा लिखने का पैसा 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, किसी का तो फिर 5000 है, 10,000 है, ऐसे ये हाल है। और स्वच्छता नहीं है, और योजनाएं हैं पर ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती है। गांव लोगों तक योजनाएं तो हैं लेकिन गांव लोगों को पता नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता है। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, भर्तियाँ की गई, जैसे एएनएम हुआ, स्टाफ नर्स हुआ, फार्मासिस्ट, गाँव स्तर तक उतारा गया कि भैया घर जगह जाकर जागरूक करो, उनकी स्वास्थ्य योजनाएँ जो है उन तक पहुँचाओ। ये सारा चीज़ किया गया जो अभी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया अगर इन सब चीज़ को सुधारना है तो हम आप क्या कर सकते हैं? पहला, जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दीजिए। सीख आपके एग्जाम के लिए नहीं, हम लोगों को सीख के लिए। ठीक है, कि इन सब चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना पड़ेगा, साफ सफाई की आदत डालनी पड़ेगी, जल संरक्षण करना पड़ेगा, सरकारी योजनाओं को जाने और उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये भी चीज़ें करना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा, और सुधार हो भी रहा है। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, अब जो हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ से कुछ प्रश्न है, बना लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में निम्न से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी कारण संक्रामक रोगों की अधिकता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है? तो अभी ऊपर हमने देखा मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या माना गया भैया? ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि, यही मेन रीजन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जनसंख्या रोगों की प्रमुख वजह है कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट। अधिक जनसंख्या का दबाव चिकित्सा सेवाओं पर होती है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, संक्रमण तेजी से फैलता है, जागरूकता अधिकता और उच्च जीवन स्तर जैसे विकल्प भ्रामक है। लेकिन प्रश्न में मुख्य कारण पूछा गया तो सही उत्तर जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपको देखना है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न से कौन सा रोग संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है? कौन सा रोग संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा है, मैंने बोला बेटा का आपकी भर्ती परीक्षा में से प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो संक्रामक रोग ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, बाकी डायबिटीज असंक्रामक है, उच्च रक्तचाप असंक्रामक है, हृदय असंक्रामक है। ठीक है, संक्रामक पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे व्याख्या दिया है, आप अच्छे से व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख संक्रामक कारक क्या है? एक प्रमुख संक्रामक कारक क्या है? तो भैया डायरिया। ठीक है, डायरिया ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। अब ये व्याख्या है, आप पढ़ लेना कि भारत में अतिसार एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, खासकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। यह बीमारी गंदे पानी, अस्वस्थ वातावरण, संक्रमण से होती है। WHO और भारत सरकार ने आंकड़ों के अनुसार हर साल लाखों बच्चों की मृत्यु और आपका अतिसार के कारण होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि भैया भारत में किस संक्रामक रोग को लेकर कहा जाता है कि प्रत्येक जनसंख्या में लगभग 4 व्यक्ति इससे प्रभावित पाए जाते हैं? अभी आपने देखा किसके बारे में? टीबी के, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, टीबी के बारे में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि लेप्रोसी के नियंत्रण के लिए भारत में कौन सी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क दी जाती है?
ये अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी है भैया? बहु औषधि उपचार MDT, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखा, ये व्याख्या पढ़ लेना। MTD का बुलवाऊंगा मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में फाइलेरिया रोग को निम्न से किस कारण अधिक व्यापक रूप फैला हुआ है? फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया तो किसके कारण भैया? ये हो जाएगा मानव मल का अस्वच्छ निस्तारण, ठीक है, अस्वच्छ तरीका, मतलब सुरक्षित रूप से निस्तारण नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे गाँव में जाके मल त्याग कर देना, खेतों में जाके मल त्याग कर देना, खुले में शौच कर देना, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर 2 है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में फाइलेरिया नियंत्रण हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? अच्छा प्रश्न है। तो ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपका नंबर C करेक्ट है, ठीक है। फाइलेरिया को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार ने 2005 में MDAC कार्यक्रम की शुरुआत की, जो देश के 243 जिलों में लागू किया गया। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को एक साथ औषधियाँ देकर परजीवियों को समाप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग भारत में असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे डायबिटीज। बाकी एड्स आता है, जापानी मस्तिष्क रोग आता है, लेकिन डायबिटीज नहीं आता। ये आप पढ़ लेना, व्याख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्न से कौन सी पोषण संबंधी समस्या आयोडीन की कमी से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, गलकंड ग्वाटर। ये तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट, भारत में पोषण की समस्याओं को शामिल प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण मुख्यतः किन 2 रूपों में पाया जाता है? तो भैया ये क्वास्टर और सूखा रोग में पाया जाता है। आपका नंबर भी करेक्ट है। ये तो रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, ये व्याख्या आप देख लेना, ठीक है। क्वासियोकर और सूखा रोग के बारे में, मरासमा जिसको बोलते हैं, सूखा रोग को ही मरासमा बोलते हैं। अब देखिए, पर्यावरण से संबंधित 2-3 प्रश्न बना लेते हैं। पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलती है? ठीक है, पर्यावरण पूछना, ये देखिए ये वाला प्रश्न, पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट है, खुले में मल त्याग करना, ठीक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से अधिक लोग खुले में, खेतों में, मैदानों में मल त्याग करते थे। यह स्वच्छता की गंभीर समस्या है, जो जल स्रोतों को दूषित करती हैं। क्या करती हैं? जल स्रोतों को दूषित करती हैं और डायरिया, टाइफाइड जैसे बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। भारत सरकार द्वारा कई स्वच्छता कार्यक्रम चलाए गए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता असुविधा की भारी कमी है, अब भी यही हाल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में चिकित्सा सुविधा संबंधी प्रमुख समस्या क्या है? चिकित्सा संबंधी प्रमुख समस्या क्या है? तो भैया इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है, असमान वितरण। भारत में लगभग 80% स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में दिया गया था, उसके केंद्रित हुआ था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। इस कारण वजह ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में वंचित रह जाते हैं, और वहीं असमान वितरण चिकित्सा सुविधा की प्रमुख समस्या है। इसमें ग्रामीण को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और रोग गंभीर हो जाते थे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को लेकर सुधार करना था, तो प्रमुख अब विभिन्न प्रकार की नीतियाँ आई, विभिन्न प्रकार की समितियाँ आई, जो हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी कट गई है, फैन भी नहीं है, पसीना निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी क्लास हमको कंटिन्यू करना है। देखिए ये एक प्रश्न बना लीजिए, फिर हम विभिन्न प्रकार की समितियाँ के बारे में पढ़ेंगे। पहला अब देखिए लास्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से निम्न से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भैया उपरोक्त में सभी, शिक्षा में बाधा, उद्योग पर दबाव, पर्यावरण पर प्रदूषण, ये सभी जनसंख्या के कारण होते हैं समस्या। देखिए अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य संबंधी समितियाँ, उनकी सिफारिशें, ठीक है। पढ़ेंगे, क्या हेडिंग डालना है आपको, स्वास्थ्य संबंधी समितियाँ, उनकी सिफारिशें। पहला हम देखेंगे भोर समिति। भोर समिति ये प्रस्तुत किया गया था 1946 में, ठीक है। आया कब था? 1943 में। ध्यान देना है आपको, एक एक चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रस्तुत किया गया था 1946 में, और आया रिपोर्ट कब किया गया था? 1946 में। आया कब किया था? 1943 में। ध्यान देना है। 1943 में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति का गठन किया, ठीक है, बोर्ड समिति। ये आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं
विकास, ठीक है, समिति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति को भोर समिति कहते हैं। आगे योजना समिति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है, मुदलियार, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इतना ही चीज देखिए। इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये देखिए इसका अध्यक्ष, भोर समिति का अध्यक्ष सर जोसेफ भोर, इसलिए यह भोर समिति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इनका अध्यक्ष का नाम ही था क्या, सर जोसेफ भोर, इसीलिए इसको भोर समिति के नाम से जानी गई, ठीक है। देखिए रिपोर्ट सौंपने का वर्ष 1946, जैसा मैं आपको बताया हूँ 1946 में समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। आपसे भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि भोर समिति को किस सन में भारत सरकार को सौंपी गई थी, तो 1946 में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। भोर समिति की प्रमुख सिफारिशें, ये भी आपको मतलब भोर समिति ने कौन कौन से रिकमेंडेड किया था, कुछ चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहला, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की, पहला, ठीक है। जैसे क्या, रोगनाशक एवं रोग निरोधक चिकित्सा दोनों पर बल दिया। और उसके बाद स्वास्थ्य, ध्यान देना, ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न आया है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बने हैं हर एक भर्ती परीक्षा में। जैसे मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तो आप देख भी रहे होंगे। पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा आप क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों चालू का जाल पूरे देश में फैलाने की सिफारिश की गई कि भैया प्राथमिक से जो PSC है इसको पूरे देश में फैलाने की, मतलब जाल फैलाने, मतलब हर पूरे जगह पे ये PSC का स्थापना होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, ठीक है। भोर समिति द्वारा सुझाए गए कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम सुझाए गए। पहला कार्यक्रम था कि अल्पकालीन कार्यक्रम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, PSC होना चाहिए, ये भोर समिति का कहना था, ठीक है। ध्यान देना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC होनी चाहिए। प्रत्येक PSC के लिए एक द्वितीय स्वास्थ्य केंद्र जो निगरानी व समन्वय का कार्य करे, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक गांव में 5 से 7 ग्रामीण की स्वास्थ्य समिति का गठन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दीर्घकालीन, अब लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, जो 30 लाख की जनसंख्या को एक स्वास्थ्य जिला माना जाए, ठीक है। इनका कहना था भोर समिति का कि भैया अगर संख्या, नेक्स्ट देखिए, इनका कहना था कि अगर 30 लाख की जनसंख्या है तो इसको एक स्वास्थ्य जिला माना जाए, ठीक है। भोर समिति का कहना था प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में 10,000 से लेकर 20,000 की जनसंख्या पर एक 75 बिस्तरों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई होना चाहिए, PHU होना चाहिए, ठीक है। कितने, 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बेड वाला एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई होना चाहिए, तो ये भोर समिति का कहना था। तो आपको ध्यान रखना है ना, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है भोर समिति के बारे में, तो आपको ध्यान रखना, जो जी चीज़ें हम बताएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट भोर समिति का क्या नाम था कि 650 बिस्तरों वाला माध्यमिक अस्पताल और 2500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए, ये भोर समिति का कहना था। क्या था सर, कि 2500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल की स्थापना होना चाहिए, ठीक है। अब आ गए हमारे मुदलियार साहब, मुदलियार समिति। अब ध्यान देना, मुदलियार को लेकर सन में कन्फ्यूजन ना होना, कई किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन आपको याद करना है 1962, ठीक है, 1962 करेक्ट है। मुदलियार के बारे में आपको ध्यान रखना है 1962, ठीक है। आपके मीनाक्षी में से एक बुक है, वहाँ पे मैंने देखा है 1965। तो मुदलियार में देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1952 में मुदलियार समिति आई थी, लेकिन उसमें वो माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से आई थी। 1952 में आई थी, तो 1953 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि भैया शिक्षा में सुधार हो, माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हो। लेकिन आपके स्वास्थ्य सेवा में जो आया था, ये 1962 में प्रस्तुत किया था रिपोर्ट, 1962 में प्रस्तुत किया था, आया तो 1959 में था। तो आपको ध्यान दीजिए, जो आपको मीनाक्षी मेसी की बुक में 1965 दिया है, 1965 में मुदलियार साहब ने अपने श्रोताओं को संबोधित किया था, ठीक है, 1965। जैसे कि इन्होंने ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित रिपोर्ट तैयार किया था, सौंपा था, तो उसको लोग सही तरीके से फॉलो करो, मोटिवेट हो, तो संबोधित किया था आके उन्होंने 1965 में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा कि मुदलियार समिति के स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है, सेवा के क्षेत्र में। तो आपको बताना है सेवा के योगदान में मुदलियार की समिति कब आई थी, 1959 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति का गठन किया, ठीक है। अब देखिए, श्री मुदलियार इसी कारण यह मुदलियार समिति कहलाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, श्री मुदलियार, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, मुदलियार समिति कहते हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1962 में, 1962 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 1962 आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, भोर समिति की सिफारिशों को मजबूत बनाना। इनका उद्देश्य क्या था, जो भोर समिति ने बातें बोली है बेड के बारे, जिला अस्पताल के बारे में,
पीएससी के बारे में, और उन्हीं की समिति की सिफारिश को मजबूत बनाना था मुदलियार साहब का मेन फोकस यही था। ठीक है, तो प्रथम दो पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विकास का मूल्यांकन और सुधार करना, ये इनका उद्देश्य था। अब देखिए मुदलियार समिति की प्रमुख सिफारिशें थी। कौन कौन सी सिफारिशें हम अब यहाँ पे देखेंगे। पहला सिफारिश ये था कि जिला अस्पतालों का विकास और विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अब भोज समिति ने बोल दिया था कि भैया जिला अस्पताल के लेवल पर होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला कि अच्छा आपने बोला है तो हम ये बोलें कि यहाँ पे विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। नहीं बनाने का क्या मतलब यार, आप बना दोगे, कोई सेवा ही नहीं है, कोई विशेषज्ञ ही नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, तो बनाने का क्या मतलब है। तो मुदलियार साहब ने फोकस किया भोज समिति को और क्रियान्वयन करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए मुदलियार बहुत साहब आए थे कि भैया 40,000 की जनसंख्या पे हर जगह पूरे देश में फैला देना है, पीएससी बना देना है। लेकिन मुदलियार साहब आते हैं कि हाँ बना तो दिए हैं आप, लेकिन 40,000 से अधिक जनसंख्या का भार नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भैया आप फैला तो दे दिए, सब जगह पे पीएससी बना दिए हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि इससे अधिक जनसंख्या का भार नहीं उठाना चाहिए। फोकस किया था मुदलियार साहब ने, अपने सिफारिश इनको ये चीज़ की थी। अब देखिए तीसरा, पीएससी की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता सुधार किया जाए। इसकी जो क्वालिटी है इन्होंने देखा, लगा कि भोज समिति ने बोला है और बना भी है, काम भी हो रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी सही से नहीं हो रही, तो इसमें सुधार किया जाए, इनका सिफारिश था, रिकमेंडेड किए थे ये चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा इनका ये था काम मुदलियार साहब का कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन, जैसे कि प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, इन सब चीज़ का। अब पांचवा क्या हो गया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं को बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। मुदलियार साहब ने बोला कि भैया जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस हो इसको बेहतर किया जाए, बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ा पॉइंट इन्हीं मुदलियार साहब की देन है कि नर्सिंग स्टाफ आया। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि सेवाएं प्रभावी बन सकें। नहीं तो ये सब बनाने का क्या मतलब। भोज समिति ने इतनी मेहनत करके बताया कि भैया अगर स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाना है, जो ऊपर हम लोगों ने देखा कि बेरोजगारी, शिक्षा महामारी, बीमारी, संक्रामक रोग फैल रहे हैं, तो समितियाँ बनी। ठीक है, भोज समिति पहले आए, उन्होंने बोला अगर इस सब चीज़ को रोकना है, सुधार करना है, तो हमको पीएससी बनाना पड़ेगा पूरी जगह पे। ठीक है, जिला अस्पताल बनाना पड़ेगा, जिला अस्पताल में इतनी संख्या में इतना बेड रहना चाहिए, ये सब चीज़ इन्होंने बोला। तो मुदलियार साहब बोले हाँ ठीक है करिए, लेकिन उस पर काम जो हो रहा है बनाने का ही मेन उद्देश्य नहीं, उस पर काम भी करिए। जैसे कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी को पूरा करें, जो सेवा नहीं पहुँच पा रहा है, विशेषज्ञ नहीं है, वहाँ पर विशेषज्ञ रखे। मुदलियार इस पे काम किए थे। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि सेवाएँ प्रभावी बन सकें। अब निष्कर्ष हम क्या कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि भोज समिति ने भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचों की नींव रखी। देखिए यहाँ से अब आपको समझ आ जाएगा पॉइंट, अगर आपने नहीं समझा है तो। भोज समिति ने भारत स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचों की नींव रखी और मुदलियार समिति ने उसे मजबूत एवं क्वालिटीपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, तो इन समितियों की रिपोर्ट आज भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के आधार मानी जाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट समिति के बारे में हम देखेंगे, चड्ढा मंत्र। आपने कहानी सुना है, मंत्र कहानी सुना है, डॉक्टर चड्ढा और भगत की कहानी है ना। डॉक्टर चड्ढा मतलब भगत क्या थे, भगत थे मतलब बूढ़े थे, गरीब, मतलब झाड़ फूक कर नॉर्मली से काम करते थे। एक दिन उनका बच्चा था, ठीक है, छोटा बच्चा था और बीमार हो गया था। रात को लगभग 11-12 बज रहा था। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये भगत पहुँचते हैं, डॉक्टर चड्ढा बहुत बड़े डॉक्टर, नामी डॉक्टर थे, और गए उनके दरवाजे पे। उन्होंने बोला कि भैया हमारा मरीज, अंदर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटा कर ही बोले, तो वहाँ से उनकी मैडम आई। ठीक है, डॉक्टर चड्ढा की मैडम आई, बोली कि हाँ कौन है। तो उन्होंने बताया मैं भगत हूँ, बगल में रहता हूँ, हमारा बच्चा बीमार है, इसका इलाज कर दीजिए, साहब को बोल दीजिए देख लें। तो फिर वहाँ से बाहर से ही बोलते हैं चड्ढा साहब कौन है यार, उसको भगाओ, बोल दीजिए कि अभी हमारा गोल्फ खेलने का टाइम, गोल्फ खेलने जा रहे थे, बच्चे को नहीं लेके, बोले हमारा गोल्फ खेलने का टाइम है, हम इस समय मरीज नहीं देखते हैं। भगत बोले अरे सर बाबूजी एक नज़र देख लीजिए, हमारा अकेला यही एक इकलौता बच्चा है, शायद आपके देखने से जान बच जाएगी उसकी। चड्ढा साहब बोलते हैं अरे आज हम नहीं, सुबह आना, कल आना, ठीक है, अभी मेरा गोल्फ खेलने का टाइम है, बिल्कुल समय नहीं है, तुम जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो वहाँ से गेट खोले और अपना उठाया स्टिक लेके निकल पड़े। अब भगत वहीं पर बैठा था, गोदी में लेके अपने बच्चे को रो रहा था और उसकी टकटकी लगाया, जब तक
चड्ढा साहब दिखते रहे, तब तक टकटकी लगा के देखता रहा, शायद अब दया आ जाए डॉक्टर साहब को, चड्ढा साहब को, और लौट कर आके हमारे बच्चे को एक नज़र देख सकती है। ये चीज़ था। लेकिन चड्ढा साहब कहाँ भैया अपने एटीट्यूड में कि हम डॉक्टर हैं, साहब हैं, हम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, हम अपने वसूल के पक्के हैं, ये फैसला मान लिया। आखिरकार वो आए नहीं लौट के, और भगत अपने बेटे को उसी गोद में लेकर मरता हुआ देखता रह गया। बेचारा मर गया, घर पे आया, उसका क्रियाक्रम किया रोता हुआ। बेचारा बिखर जो बूढ़ा बुढ़ी रहते थे, अब कोई सहारा नहीं है, कमाने वाला खाने वाला कौन है क्या। भगत बस नारमी झाड़पुर में यही काम करता था। नेक्स्ट देखिए, समय का चक्र बदला। एक दिन क्या हुआ, अब उनका जो डॉक्टर चड्ढा साहब का भी एक इकलौता लड़का था, उसका बर्थडे का पार्टी रखा गया था। चड्ढा साहब ने अपने रिश्तेदारों को, स्टाफ को, सबको बुलाया था। अब चड्ढा साहब के एक लड़के की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो भी आई थी। तो ये जो शौकीन था, चड्ढा साहब का लड़का जो था, सांप पालने का बहुत शौकीन था, मतलब सांप वो पाल के रखा था। तो इसकी गर्लफ्रेंड जिद कर दी कि तुम बोले थे इस बर्थडे पे अपने सांपों को दिखाओगे, ठीक है, अपने सांपों को दिखाओगे, आज मुझे चल के सांप को दिखाओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर चड्ढा साहब की बेटों को बोलती है। तो लड़का बोलता है ठीक है, बोलता है अभी ठीक है दिखा देंगे, अभी पार्टी हो रही है, हो जाने दो, खा पी लेते हैं, केक कट जाता है तो दिखा देते हैं। बोलती नहीं, मुझे अभी दिखाओ, केक कटने से पहले अभी कभी मुझे देखना है सांपों को, तुम्हारे जो सांप पाल के रखते हो। तो बोलता है ठीक है चलो, लेके जाता है वो दिखाने के लिए। अब कोई कोबरा की कोबरा है, कोई क्या है, कोई फलाना है ढिकाना है, सबको पकड़ पकड़ कर दिखा रहा था, ये देखो ये देखो। अब लड़की खुश, ठीक है, लड़की खुश, गर्लफ्रेंड खुश हो रही थी, वाह मज़ा आ रहा था उसको, ठीक है। सडनली क्या हुआ, किसी सांप को उन्होंने ज़बरदस्ती गलत तरीके से पकड़ा, ठीक है। तो सांप को भी लगा कि है, आज तक तो ऐसे इस तरीके से इन्होंने पकड़ा नहीं, ठीक है, पकड़ा नहीं, गले में लपेट रहा था, यहाँ कर रहा था, वहाँ कर रहा था। लेकिन सांप को लगा कि ये आज तक कभी ऐसे इस तरीके से पकड़ा नहीं हमको, क्यों आज पकड़ रहा है। तो उसने क्या काम किया, जैसे ढीला करके वो रखने की बारी आई, तो सोचा लड़का कि रख देते हैं सांप को ढीला वापिस। जैसे उसकी गर्दन को ढीला किया, तुरंत डिस्क मार दिया, तुरंत डंक मार दिया। अब लड़का बोलता है गर्लफ्रेंड की भाई ये दवा पीस के लेके आओ, तो मुझे लगाओ नहीं तो जान हमारी गई। अब वो लड़की बेचारी क्या काम करेगी, पहुँचते पहुँचते होता है देर हो जाती है, और लड़का बेहोश हो जाता है, और सब भीड़ जुट जाती है कि भैया क्या हो गया क्या हो गया। तमाम डॉक्टर आए, तमाम झाड़ने फूकने वाले आए, सब बोले कि भैया कुछ नहीं, बहुत देर हो चुकी है, लड़का मर चुका है, देर रात है, ठंड का महीना है, अब क्या करो, सुबह हो जाने दो, इसको ले जाओ करवा दो, ठीक है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब लोग जा रहे थे, भाई इतना बड़ा डॉक्टर है, बहुत लोग देखने जा रहे हैं इसको घूम कि भैया चलिए देखते हैं कैसे सांप काट लिया, सांप काट लिया। पूरे गांव मोहल्ले में हल्ला हो गई, ठीक है। अब ये बात कान पहुंच जाती है भगत को, भगत के कान पहुंच जाती है यह बात। भगत बेचारा वहीं उठ के हुक्का जलाता है और पीता है, बोलता है कि चड्ढा साहब, एक मन से उसके था वो दया इंसानियत थी, एक मन बोलता था कि जाएं, दूसरा मन बोलता था नहीं भैया मत जाओ। इन्होंने इतना निर्दयी थे कि हमारे बेटों को एक नज़र तक नहीं देखा, ये भगवान थोड़ी ना है, डॉक्टर ही हैं। बस यही एक उम्मीद थी कि शायद एक नज़र देख लेते तो बच्चा को कुछ जीने की उम्मीद हो जाती, लेकिन इन्होंने देखा नहीं, इतने घमंड में, इनका गोल्फ खेलने का टाइम था, हम नहीं जाएंगे। यही आपस में मतलब आपस में बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, बुढ़िया है, बुढ़िया से बता रहा है। अब रात को उसको नींद आ नहीं रही थी, भैया इंसानियत सोने नहीं दे रही थी, जाने को बोल रही थी, लेकिन एक चीज़ था, रुकने को बोल तैयार था। बुढ़िया भी समझा रही थी, का सोच रहा है, जाने का मन हो तो चले जाओ। भूल गए वो दिन जब उन्होंने अपने बाबू को नहीं देखा था, अपने बच्चों को नहीं देखा था, और अब आप जाना मत, ठीक है, मना कर रहे हैं जाना मत उनके यहाँ। तो बोलता है मैं पागल हूँ का रे, जब तक जाऊँगा तब तक मैं यहाँ पे आराम से 2 नींद ले लूँगा, और ठंडी में कौन जाएगा इतनी दूर, नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, हमारे साथ कौन सा वो उपकार कर दिए, हम नहीं जाएंगे। यही सोचकर आग जलाकर भगत ताप रहा था, नींद तो आ नहीं रही थी, कंबल ओढ़कर, फटी कंबल थी, फटी धोती थी। अब बैठकर आराम से बाहर मज़े से आग को जलाकर खूब बढ़िया से एकदम ठंडी भगा रहा था। अब लौट 2 व्यक्ति तभी सुना कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं, आपस में फूट उठाते, यार इतना प्रॉपर्टी डॉक्टर चड्ढा बनाए थे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, एक ही लड़का था मर गया। अब भगत ये सुनता है, उसके दिमाग में चलता है कि हैं साला मर गया, लगता है मुझे जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। अब वो उठाता है छड़ी अपना कि मर गया, जाके देखते हैं। फिर सोचता है कि अच्छा हम जाएंगे, झाड़ेंगे फूकेंगे नहीं,
मज़े लेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे रोते हैं, क्या दर्द होता है बेटे के खोने को, वो डॉक्टर चड्ढा को दिखाई आंखों में देखेंगे। हमारा बाबू मरा था तो भैया इनको समय नहीं था, अब हम भी जाके देखेंगे कि बड़े लोग कैसे रोते हैं, कैसे बिखरते हैं। ये सोच के बोला कि हम जाएंगे। ठीक है, तो छड़ी चुपके से बुढ़िया सो रही थी, बुढ़िया को पता न चले, छड़ी अपनी उठाता है लाठी और निकल पड़ता है ठंड में ही। थोड़ी दूर जाता है, बोलता है यार फालतू में इतनी दूर हम चले आए भैया, आराम से 2 नींद लेते यार, कौन हमारा वो डॉक्टर चड्ढा रिश्तेदार है बिना मतलब के। फिर बोलता है चले ही जाते हैं। अब रात को 3 बज रहा था, ठीक है, 3 ठंड का महीना, बोलता है चले ही जाते हैं, देखते हैं कि कोई है कि नहीं। अब जैसे ही पहुंचता है दूर से तो जो लाइटें थी, फिर लाइटें जल रही थी, भीड़ एकदम सनामन था। डॉक्टर चड्ढा के घर पे भीड़ एकदम सनामन था, कोई सुनसान मतलब एकदम कुछ हलचल वलचल कुछ नहीं थी। तो सोचता है कि कहीं शायद एकदम मर ही ना गया हो। सब रोने बिखरने वाले रो रो के चिल्ला चिल्ला के, उसकी गर्लफ्रेंड अलग रो रही है, उसकी मम्मी अलग, डॉक्टर चड्ढा अलग ही कोने में मस्त है। ठीक है, चड्ढा भगत क्या काम करता है, सोचता है कि यहाँ कहीं देर ना हो गया हो मुझे आने में, शायद वो मर ही गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन पहुँचता है जो कंबल ओढ़ता, कंबल ने डाला था सर पे, उसको ढक लेता है और बैठ के जाता है। बोलता है वहाँ पे डॉक्टर चड्ढा साहब रहते हैं, पहचान तो पाते नहीं, अंधेरा था, 3 बज रहा था। तो बोलते हैं कि बाबू, भगत बोलते हैं कि बाबू को क्या हुआ। तो चड्ढा साहब बहुत एकदम नर्वस होकर, उदास होकर बोलते हैं सांप काट लिया अभी। तो सब देखने वाले आए, देख के चले गए। तो भगत बोलते हैं कोई बात नहीं है, मुझे भी दिखा दीजिए, शायद भगवान के यहाँ दे रहे अंधेर नहीं, भगवान के यहाँ दे रहे अंधेर नहीं है, शायद तो करिश्मा कर देगा तो बाबू सुबह तक उठ के खड़े हो जाएंगे। ये चीज़ बोला तो शायद मना ही कर देते, लेकिन आज चड्ढा का दिल नहीं माना। पहले तो चड्ढा बोलते मैं भैया आज मरीज नहीं देखूंगा, उन्होंने सोचा कोई मरीज आ जाए भगत को, पहले इस तरीके से बोले कि आज हमारे ऊपर विपत्त है, आज हम मरीज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम मरीज नहीं, बाबू को देखने आए हैं। भगत बोलते हैं, समझाते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, आपको देख लीजिए। जाते हैं, देखते हैं और भगत मुस्कुरा देते हैं कि भैया अभी तो कुछ नहीं है, अगर मैं चाह दिया तो सुबह तक आपका बाबू खड़ा हो जाएगा। बोलते हैं कि जरा अपने रिश्तेदारों से बोलिए पानी लेके आएँ। ठीक है, पानी भरवाया, पूरा रिश्तेदार जो आया था पानी भर दे। इधर उनकी गर्लफ्रेंड भी भर भर के पानी दे रही है, लड़के की जो थी उनकी, डॉक्टर चड्ढा की, पानी दे रही थी कि शायद भैया जिंदा हो जाए। सब लोग मेहनत करके पानी ला के दे रहे हैं और पानी से नहला रहे हैं। तो पानी से नहला के मंत्र झाड़ जो झाड़ने वाले रहते हैं ना, मंत्र अपना पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। होता है चमत्कार, लगभग 4, 4:15, 5 बजने वाले था और वो उठ के खड़ा हो गया है। सब में खुशहाली आ गया, सब ने तारीफ करने लगी कि भैया जी गया, जिंदा हो गया भैया। जहाँ पे डॉक्टर, जहाँ पे झाड़ने बड़े बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया था, और एक बुढ़ा आम आदमी आके झाड़ फूक के चला जाता है। किसी को कानों तक भनक नहीं होती है, किसी को नहीं भनक होती है कि भैया कौन आया, कौन जिंदा करके चला गया। अब इधर भगत को लगा कि भैया सुबह होने से पहले हम घर पहुँचे, नहीं तो बुढ़िया हमारी चिल्लाएगी कि तुमको मना किए थे नहीं जाने का, तो क्यों गए। ठीक है, और लपक्का हुआ तेजी के साथ भगा जा रहा है घर पे। इधर चड्ढा के घर खुशहाली, सब अपने आपस में गले मिल रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। अब भगत को लगा कि हैं वो इंसान था कौन। अब जो चड्ढा साहब थे, अब उनको लगा कि वो इंसान था कौन भैया, कहाँ गया, ढूंढने लगे उसको। अब भगत तो इधर लप के अपने घर जा रहे हैं कि भैया जल्दी हम पहुँचे, नहीं तो बुढ़िया चिल्लाएगी। इधर भाग गए। अब चड्ढा साहब अपने बेगम से बोलते हैं कि हमारा जो आज बेटा जिंदा हुआ है, एक इंसान की वजह से, उसको मैं पहले तो नहीं पहचान पाया, लेकिन जब सुबह हल्की हल्की होने लगी उसका चेहरा मुझे समझ में आ गया। वो कोई और नहीं, वही भगत था जिसके जो अपना बेटा लेके आया था इलाज करवाने। हमने मना कर दिया कि भैया हमारे गोल्फ खेलने का। हमने सोचा था कि अगर कुछ हो जाएगा तो इसको बहुत बड़ी रकम देंगे। हालांकि वो भगत लेता नहीं रकम, इतना वो अच्छा इंसान है कि वो रकम लेता नहीं, लेकिन हमने देने का मन बनाया था, लेकिन वो हमारे यहाँ से चले गए। लेकिन अब ऐसा हम काम नहीं करेंगे भैया, हम जो भी मरी जाएगा, चाहे रात हो चाहे बिरात, उसको देखेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या कहानी से कोई निर्णय निकला, कोई निष्कर्ष निकला कि हाँ भैया सबको अपना इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए, जो काम है वो करना चाहिए। जिस तरीके से भगत ने, भले आपके साथ वो इंसान कितना गलत किया हो, लेकिन आप अपने इंसानियत के नाते वो काम मत करना, जो आपका कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य मत भूलना, उस कर्तव्य को जरूर करना, जैसे भगत ने किया है।
अगर ने जान बचाया। एक मन उसका बोल रहा था कि ना जाएं, एक मन बोल रहा है कि जाओ, ठीक है, इंसानियत के नाते जाओ जाओ, और उसी हावी हो गया इंसानियत, दिलदरी उसकी थी कि जाके उसने जान बचा लिया, ठीक है। तो आप आपस में जो डॉक्टर चड्ढा साहब की गर्लफ्रेंड था और वो था, दोनों खुशहाली से, और उसको सांप ने पालना बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया जंगल में, अपना खुशहाली के साथ रहने लगे। ये पूरी कहानी आपको हम बता दिए भैया। आज की वीडियो तो कहानी में ही चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। और आगे हम अब प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए, चड्ढा समिति की प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी? चड्ढा समिति बोलते हैं, ठीक है, ये चड्ढा समिति आया तभी, तो इस चड्ढा समिति से उस डॉक्टर चड्ढा को याद करना, ठीक है, याद रहेगा। चड्ढा समिति का कहना था कि भैया 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक 10,000 की संख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। कुछ समय बाद यह संख्या घटाकर 5,000 की जनसंख्या पर एक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है, कुछ समय के बाद। पहले तो 10,000 बोला गया था, ये चड्ढा समिति कहते हैं, उसके बाद फिर 5,000 की जनसंख्या पे कर दिया गया, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में क्या है, हेल्थ वर्कर को केवल मलेरिया ही नहीं बल्कि हेल्थ वर्कर को केवल मलेरिया ही नहीं बल्कि जनसांख्यिकी और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग से जुड़े कार्य सौंपे गए। चौथा पॉइंट क्या था चड्ढा समिति का? सिफारिश हम देख रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था? परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सहायक और को 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्करों की निगरानी की उत्तरदायित्व सौंपा गया, ठीक है। पांचवा क्या? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन समान स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से किया जाए। छठे पॉइंट में क्या था? घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। और सातवें पॉइंट में क्या था? 2,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति की सिफारिश की जाए, ठीक है। तो अब देखिए आगे मुखर्जी साहब की समिति 1965 में आई थी, ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थापना वर्ष इसका ध्यान में रखना है 1965। अध्यक्ष कौन है? मुखर्जी, ठीक है, स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार के। रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कब किया? 1966 में, यह ध्यान में रखना है। मुखर्जी समिति ने 1966 में रिपोर्ट तैयार किया, प्रस्तुत किया। इनका उद्देश्य क्या था? चड्ढा समिति द्वारा, अब इनका उद्देश्य ये था कि जो चड्ढा समिति ने दिया था, डॉक्टर चड्ढा साहब ने जो समिति दिया था, उनके दिए गए दायित्व को कार्य की समीक्षा करना था और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और पृथक रूप से संचालित करना था। उनका ये था उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए कि कुछ अनुशंसाएं थी, जैसे कि चड्ढा समिति की सिफारिशों की समीक्षा करना, परिवार नियोजन ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है परिवार नियोजन के लिए अलग स्टाफ की नियुक्ति की जाए। फैमिली प्लानिंग के लिए भैया मतलब अलग पड़ रहा है, फैमिली प्लानिंग सही से नहीं काम हो रहा है, तो उसके लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति किया जाए, ठीक है। और इन्होंने बोला कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यभार परिवार सहायक को सौंपा जाए, ये चीज़ इन्होंने बोला। मतलब जो थे मुखर्जी समिति पूरा परिवार नियोजन पर फोकस कर रहे थे। अब मलेरिया कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अलग अलग चलाया जाए, पहले साथ में चलाया जाता था, तो मुखर्जी समिति बोले नहीं, मलेरिया कार्यक्रम और परिवार नियोजन को अलग अलग कार्यक्रम को चलाया जाए, ठीक है। अब पांचवें पॉइंट में इन्होंने बोला था कि 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति हो, वही चीज़ बोले थे इन्होंने जो चड्ढा समिति बोले थे। प्रत्येक हेल्थ वर्कर की पर्यवेक्षण एक पुरुष पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाए। एक बात इन्होंने और बोला कि भैया प्रत्येक हेल्थ वर्कर जो हैं इनके पर्यवेक्षण हो एक पुरुष पर्यवेक्षक मतलब मेल सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाए, ताकि वो सही से निगरानी कर सके कि भैया बेसिक हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सातवां इन्होंने बोला था कि भैया मुखर्जी समिति ने बोला था क्या कि जिला स्तर पर नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाए। प्रत्येक एएनएम की निगरानी हो एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति की जाए। जो एएनएम्स हैं, ठीक है, एएनएम की निगरानी हेतु एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति की जाए, ये भी मुखर्जी समिति ने बोला था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 9वें पॉइंट में देखना है मुखर्जी समिति का क्या कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं को आधारभूत और सुदृढ़ीकरण किया जाए। ये सब कुछ था मुखर्जी समिति। अब देखिए जंगल वाला समिति आया। जंगल वाला समिति कब आया? 1967 में, ठीक है। स्थापना वर्ष कब था? 1964। इसका अध्यक्ष कौन है? जंगलवाला, डॉक्टर एन जंगलवाला। समिति का कार्यक्षेत्र क्या है? पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं, कार्मिक व्यवस्था और संगठन का एकीकरण पर ध्यान देना, ये चीज़ हो गया, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1967 में, ठीक है, 1967 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जंगल वाली समिति की प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त योग्यता को मान्यता दी जाए, ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाओं को कर्मियों एवं संगठन का ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक पूर्ण एकीकरण किया जाए।
ये दूसरा पॉइंट हो गया। जंगल वाला की बात है ये, ठीक है। ये सारे जंगल वाला एक एक करके आप नोट्स बना लेना, याद करना है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन पे इन्होंने फोकस किया, भैया समान कार्य जो कर रहा है उसको समान वेतन मिलना चाहिए, ये भी जंगल वाला समिति ने बोला था, ठीक है। विशेष कार्य के लिए विशेष वेतन की व्यवस्था की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सरकारी डॉक्टर, और चौथे पॉइंट में इन्होंने बोला था जंगल वाला भाई साहब ने कि सरकारी डॉक्टर द्वारा निजी प्रैक्टिस को पूर्ण निषेध किया जाए, ठीक है। जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, इनको पूरी तरीके से बैन किया जाए। ये जंगल बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था, ठीक है। जंगल वाला ने बहुत अच्छी प्रस्तुत किया था, हर मतलब सही तरीके से सही काम हो। इन्होंने सुपरवाइजर को बोला कि मेल के लिए एएनएम के लिए सुपरवाइजर रखो, बेसिक हेल्थ वर्कर के लिए एक सुपरवाइजर रखो, और जो डॉक्टर हैं जो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बंद करो, ठीक है। पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग लगे हैं। तो ये जंगल वाला समिति की सिफारिश थी, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उचित कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित की जाए, ये सभी कुछ याद आपको करना है। अब नेक्स्ट आप देखना है कतासीन समिति आ गया 1973 में। कतार तार से 73 याद करना, ठीक है। कतार में तार है, तार से 73 ऐसे याद रहेगा, तार से 73, ठीक है। स्थापना वर्ष 1972 में और समर्पण वर्ष 1973 में। संबंधित विषय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्कर, ठीक है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। मुख्य अनुशंसाएं इनका मेजर रिकमेंडेड क्या था कि एएनएम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाए। एएनएम के स्थान पर इन्होंने बोला कि बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाए। अब देखिए पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाए और मलेरिया निगरानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार नियोजन कार्य करें, ठीक है। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को अधिकतम 50,000 जनसंख्या तक सीमित किया जाए, इन्होंने बोला भैया, ठीक है। और एक पीएचसी को 16 उपकेंद्र हो। अब सब सेंटर की बात यहाँ से आ जाती है कतारसीन समिति से, ठीक है। सब सेंटर की बात कतारसीन समिति से आ जाती है। और प्रत्येक उपकेंद्र का इन्होंने बता दिया कि भैया लगभग 3,000 से 35 जनसंख्या को कवर करेगा, ठीक है। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि भैया सब सेंटर की बात किस समिति ने दिया था, तो आपको बताना है कतारसीन समिति, ठीक है। 3,000 से 35 जनसंख्या को जो कवर करे। नेक्स्ट पॉइंट कतारसीन समिति बोलते हैं कि यह कार्यक्रम को पहले मलेरिया अनुच्छेद और चेचक नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शुरू किया जाए। उन्होंने बोला कि पहले यह कार्यक्रम को पहले मलेरिया अनुच्छेद और चेचक के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे ज़्यादा मलेरिया है, जहाँ पे ज़्यादा चेचक है, वहाँ पे शुरू किया जाए, ठीक है। छठे पॉइंट में इन्होंने बोला कि प्रत्येक उपकेंद्र पर एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कतारसीन समिति के बारे में। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि सुपरविजन किया जाए, जो भी चीज़ें हैं। 3 से 4 पुरुष कार्यकर्ता पर एक पुरुष पर्यवेक्षक, एक पुरुष सुपरवाइजर होना चाहिए, और 4 महिला कार्यकर्ताओं पर एक महिला सुपरवाइजर होना चाहिए। अब इन्होंने 8वें पॉइंट में कतारसीन बोला कि पीएचसी प्रभारी को उपकेंद्रों की नियमित निरीक्षण एवं निगरानी की जिम्मेदारी दी जाए, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें हो गई। अब श्रीवास्तव समिति आ गए भैया। श्रीवास्तव ने क्या बोला कि भैया पहले स्थापना वर्ष इसका आपको ध्यान रखना है 1974, रिपोर्ट 1900 जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1975 में। अध्यक्ष श्रीवास्तव साहब हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य श्रीवास्तव साहब का क्या था कि भैया चिकित्सा, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, ठीक है, ये उनका उद्देश्य था। मुख्य अनुशंसाएं क्या है भैया? समुदाय को स्थानीय व्यक्तियों जैसे कि शिक्षक, ग्राम सेवक, पोस्ट मास्टर को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करके उपयोग में लाना, ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला था श्रीवास्तव साहब ने कि समुदाय के स्तर पर 2 नए समर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक हो, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला था कि भैया कि श्रीवास्तव साहब ने कि पीएचसी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के बीच रेफरल सेवा। अब आप पूछ लेगा कि रेफरल सेवाएं कहाँ से शुरू हुआ, तो भैया आपको किस समिति ने दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि श्रीवास्तव साहब ने बोला था रेफरल सेवाएं। अब देखिए अब आपका आता है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जो 1977 में आया था। ये भर्ती परीक्षा में पूछा है कई बार, ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब आया था? 1977 में। श्रीवास्तव समिति को सिफारिश को आधार पर शुरू की गई, ठीक है। श्रीवास्तव समिति के सिफारिशों के आधार पर ये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, इन्होंने बोला था ना श्रीवास्तव साहब ने कि भैया पहले सब सेंटर की जो आप बात कर रहे हो, वो सबसे पहले जहाँ पे मलेरिया है, जहाँ पे चेचक है, वहाँ पे काम करो, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हम लाते हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत श्रीवास्तव समिति की सिफारिश के आधार पर हम शुरू करते हैं, जो आपने देखे गए हैं भाई साहब श्रीवास्तव भाई। मुख्य बिंदु क्या था कि चयनित पीएचसी में विशेषज्ञ सेवाएं, स्पेशलिस्ट सर्विस। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या है? विभिन्न संक्रामक रोगों के कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में समायोजित किया गया। देखिए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बहुत प्रश्न आया, ये भर भर के रिपीटेड हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी, तो 1983 में आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य, ठीक है, ये इनका लक्ष्य था। मुख्य बिंदु इसमें क्या था कि भैया लक्ष्य क्या था, लक्ष्य वर्ष क्या था, एक 1985 था, एक 1990, 1995, फिर 2000 तक विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है, ये मुख्य बिंदु था। समय सीमा को संशोधित करके 2010 कर दिया गया और इसके आधार पर नई नीति 2002 लाई गई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या था, ये स्वीकृत किया गया था सितंबर 2002 में। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना, ठीक है। अब इस नीति के 5 भाग थे। पहला क्या भैया, इंट्रोडक्शन, वर्तमान परिदृश्य, उसके बाद उद्देश्य, ठीक है। तो एक एक करके हम, और चौथा क्या, नीति निर्देशक, एक एक करके हम पढ़ेंगे। और 5वां संकलन संक्षेप हो गया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, पहला हो गया कि भैया स्वीकार न्यूनतम स्थिति तक पहुँचाना, जिला स्तर तक नीति को कार्यान्वित करना। तीसरा क्या था, जन स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर GDP को 2 से 3% तक करना, ठीक है। और चौथा पॉइंट में क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को आपातकालीन सेवाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराना, खासकर गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं उनके लिए। अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें क्या, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए। इनका उद्देश्य विशेष निगरानी, जनसंख्या नियंत्रण, पोषण, बाल स्वास्थ्य मित्र आदि का नियंत्रित करना है। तो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये सारा कुछ आपको दिखा है, ठीक है, ये देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, RNTCP हो गया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, ये सब कुछ हम आगे के बारे में डिटेल में जो आपकी भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं प्रश्न, वहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आज का जो पार्ट था लगभग आपका 1 घंटे में हमने कवर कर दिया, पूरी समिति हमने पढ़ा दिया। अब आगे का 2 पार्ट और आएगा इसी का, ठीक है, इसी का जो आपने ये पढ़ रखा है, ओवरव्यू हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया, भारतीय स्वास्थ्य का बाहरी रूप एवं योजना, ये 2 वीडियो और आएगा। उसके बाद 3rd टॉपिक हम लेके आएंगे, ठीक है। 3rd टॉपिक जो अपना क्या रहेगा भैया, यहाँ पे आपका देखिए, जो सब सेंटर है, PSC है, CSC है, जिला अस्पताल है, इसके संगठन के बारे में देखेंगे, ठीक है। 3rd टॉपिक और 4th टॉपिक में वही बात है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनिसेफ हुआ, WHO हुआ, UNDP हुआ, दानिदा हुआ, FAO हुआ, ठीक है, रेड क्रॉस हुआ, प्लान ILO हुआ, ठीक है, कोलंबो प्लान हुआ, ILO हुआ, ये सब चीज़ें हम अगले पार्ट में देखने वाले। पहले अभी इसी का आपका जो हम पढ़ रहे थे, क्या भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप एवं योजना, यही आपका दो पार्ट और आएगा, 3 पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। ये रिवीजन, क्योंकि रिवीजन पूरा 38 टॉपिक करवाएंगे और आपका बेहतर करवाएंगे तैयारी, ठीक है। आपने भले ही कुछ नहीं पढ़ा है, अभी जो हम पढ़ाए हुए हैं यही आप क्लियर कर लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपका प्रीवियस ईयर थोड़ा देखिए, अभी समय का अभाव है और इतनी मेहनत यार, ये इस तरीके से आपको डिजिटल बोर्ड की फिलिंग लेना, ठीक है। आपने बोला कि आप कैमरे के सामने आके पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में मज़ा आता है, तो हम कैमरे के सामने आके ये चीज़ें कर रहे हैं। सुविधा है नहीं, डिजिटल बोर्ड होता तो भैया अलग ही बात होती। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा देता शायद कोई ही 10 बार, हाँ क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें और भैया और थोड़ा इसको इम्प्रूव करिए यार। देखिए, जब आपके कमेंट अच्छे आते हैं, लाइक अच्छे आते हैं, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका फल है, ठीक है। और जो लोग देखता भी है वो भी यही देखता है ना, उसके वीडियो पे कमेंट क्या है, लाइक क्या है, इस चीज़ को देखता है ना, तभी तो ट्रस्ट होता है। भले ही ट्रस्ट ना हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक एक प्रश्न पढ़ाया हुआ आएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया था, सर ने जो बात बोली थी, वो चीज़ हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि भैया तैयारी आपको क्या सोच के करना है, हमको तैयारी ये सोच के करना है कि हमको होम जिला मिले, हमारा नंबर अच्छा है, हमको होम जिला मिले, ठीक है। अन्य लोगों की तुलना में हमको बेहतर करना है, मात्र सिलेक्शन लेने का एम नहीं है, होम जिला सिलेक्शन लेके होम जिला में नौकरी करना, ये हमारा एम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।